हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई और नीट के, जो कि अबाउट 25 इयर्स के पेपर्स को हमने स्कैन करके कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चंस जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो हमारा एक डिटेल्ड कोर्स साइमल्टेनियसली चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स पे, और उस कोर्स का ये लेक्चर नंबर 10 है। तो जो भी हमने टॉपिक्स पिछले 9 लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी पिछले एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हैं, हमने वहां से ये क्वेश्चंस को चूज किया है सो दैट कि एक टॉपिक की रिवीजन हो जाए, आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि कौन से टॉपिक में से क्या कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट, तो हमने जो पिछले 9 लेक्चर्स में टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं या इन क्वेश्चंस को देखने से पहले प्लीज उनसे गो थ्रू जरूर हो जाइए। तो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वहां पे उन 9 लेक्चर्स में वो है इनिशियल टर्म्स जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, properties of a system, extensive properties, intensive properties, state variable, state function, path function क्या होता है, various thermodynamic processes क्या है, reversible process क्या है, irreversible process क्या है, और उसके बाद डिटेल डिस्कशन हमने की थी वर्क इन एन isothermal process, reversible as well as irreversible, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के ये जो क्वेश्चंस हैं 16 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इन टॉपिक्स में से चूज किए हैं। इन जेई और नीट के पेपर्स के अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन दिखाई देंगे यहाँ पे, सो दैट कि जो पिछले 9 लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड हम सारे ही टॉपिक को इन क्वेश्चंस के साथ रिवाइज कर सकें। तो इसमें हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि पहले मैं आपको ये 16 क्वेश्चंस दिखाऊंगी। आप अपना पेन पेपर उठाइए, आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद उसकी डिस्कशन होगी। सो आप साइमल्टेनियसली अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं, और जो भी आपके कंसेप्ट में आपको अभी तक नहीं याद है वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। सो ये आपके लिए एक डबल बेनिफिट रहेगा। आपके पास कुछ और आइडियाज हों कि कैसे हम आपके लिए ये क्वेश्चंस को दें, तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आप लोग इस लेक्चर में से बहुत कुछ गेन करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक या पेपर और साथ ही में पेन तैयार कर लिया है। आप उसमें 16 क्वेश्चंस का नंबर लिख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अटेम्प्ट कीजिए। हर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 10 सेकेंड के लिए रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सो जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप उसको पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर अटेम्प्ट करके फिर वापस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।
होप आप सब लोगों के आंसर्स अब आप लोगों के पास हैं, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स क्या हैं और इनसे रिलेटेड क्या कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनर्जी चेंजेस involved in a chemical reaction, the extent to which a chemical reaction proceeds, the rate at which a reaction proceeds, the feasibility of a chemical reaction। और ये NCERT exemplar book का क्वेश्चन है, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। आप एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी केमिस्ट्री में कहते हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ से आपकी जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी चेंजेस होती हैं उसके साथ इन्वॉल्व है। तो ये चॉइस नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स थर्मोडायनेमिक्स के क्या हैं या इंपॉर्टेंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के। तो सबसे पहले, इट प्रिडिक्ट्स द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन होगा या नहीं, ये हमें कहाँ से मालूम लगता है? फ्रॉम द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके साथ डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाती है। सेकेंड, अगेन टू अंडरस्टैंड द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, ये तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन ही हमें बताती है। तो ये ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस है जो कि एक पार्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें हमें मालूम लगता है थ्रू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें ये मालूम लगता है कि केमिकल रिएक्शन किस लेवल तक प्रोसीड करेगा, कहाँ तक प्रोसीड करेगा, इसलिए कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग से पता लगता है। तो इसके साथ ए, बी और डी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ऑब्वियसली thermodynamics is not concerned with the rate at which the reaction proceeds, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स में, कि जो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं, कुछ लॉज को स्टडी करते हैं, और वो जो सब लॉज हैं वो नेचर में हर एक फिनोमिनन पे एप्लीकेबल होते हैं, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट किए, वेल उन रिजल्ट्स को हम जनरलाइज करके और चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ऑफ द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू जनरलाइज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो अब कुछ लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं सो दैट कि अगर कोई एग्जामिनेशन में और लिमिटेशन आ जाए तो आपको वो मालूम हो। तो सबसे पहले लिमिटेशन जो थर्मोडायनेमिक्स की आपको याद रखनी है वो ये है कि जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसे हम सिर्फ मैटर इन बल्क पे अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे ये लॉज अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट, इट प्रेडिक्ट्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस नॉट इट्स सक्सेस। तो ये इससे हमें सिर्फ ये मालूम लगता है कि हाँ ये प्रोसेस हो सकता है, एक्चुअली में वो होगा या नहीं, उसके प्रोसेस के अंदर क्या कुछ रुकावटें आ सकती हैं, वेल हमें वो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से नहीं मालूम लगता। इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, फास्ट होगा रिएक्शन या स्लो होगा, वेल ये हमें नॉलेज नहीं मिलती थर्मोडायनेमिक्स की। सो इसके साथ हमारी जो ऑप्शन करेक्ट बनेगी वो सी ऑप्शन बनती है कि इट इज नॉट कंसर्न विद द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। It does not throw any light on the mechanism of the reaction as well. कैसे हुआ वो रिएक्शन हमें नहीं मालूम लगता। तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली क्या है? सी चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और यहाँ पे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो वेल, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसके बीच में सिस्टम के और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी दोनों पॉसिबल है। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज विद द सराउंडिंग पॉसिबल है मगर मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता है, वेल वो सिस्टम होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे जो गिवन है
वो है विच ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। तो अगर कवर्ड बीकर है तो वेल वो ऑप्शन क्या होगी, वो एक क्लोज सिस्टम होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो सब तरफ से बंद होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। There is an exchange of energy as well as matter between the system and the surrounding in a closed system। तो अभी डिस्कस किया कि मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। The presence of reactants in a closed vessel made up of copper is an example of a closed system। तो yes, ये एक एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का, क्योंकि वेसल क्लोज्ड है, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, कॉपर की वेसल है, तो एक कंडक्टिंग वॉल होगी, कंडक्टिंग वॉल के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि वॉल कंडक्टिंग है, इसलिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। तो अगर हमारे पास एक इंसुलेटेड वेसल होगा तो उसमें हीट का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं होगा, और क्योंकि वो क्लोज्ड है तो मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा सिस्टम कौन सा हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी सी चॉइस, और ये भी अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, एंथैल्पी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्वेश्चन आया है आईआईटी 1993 के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग होगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही आईआईटी के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगेन थर्मोडायनेमिक्स के डिटेल कोर्स में इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर है, सो इन केस अगर आपका कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करेंगी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि चॉइस में भी टेम्परेचर गिवन है, तो हमारे पास सपोजिटली एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, अगर इस ग्लास में जो पानी है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इस ग्लास में से हमने क्या किया, आधा पानी दूसरे ग्लास में डाल दिया, उसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये नहीं होता कि हमने पानी का अमाउंट कम कर दिया तो टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे बाकी की जो चॉइसेस गिवन है, एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी जो स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट कोर्स को वॉच कर रहे हैं उन लोगों ने इस टर्म का सिर्फ एक मेंशन देखा था पिछले लेक्चर में जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे थे। एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अभी बाकी है जिसे हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। डू नॉट वरी, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। मगर जो बच्चे क्लास 12th में हैं, अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, सो यू ऑल नो कि एंथैल्पी क्या होती है। तो एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जितनी भी सिस्टम के अंदर हीट अमाउंट है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। और वेल अगर मास ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका हीट कंटेंट भी बढ़ेगा, इसलिए एंथैल्पी अमाउंट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट है। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, टेम्परेचर अभी हमने डिस्कस किया कि दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगेन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है। जैसे सपोजिटली हमने ग्लास में आधा पानी लिया था तो उसकी जो वॉल्यूम होगी, जो भी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है, अगर हम उस ग्लास को पूरा भर देंगे, डबल कर देंगे पानी का अमाउंट, तो उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगी। सो दैट विल बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इंटेंसिव
प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे लाइट ट्रैवल करेगी थ्रू अ मटेरियल। अगर सपोजिटली आप ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेजर करते हो, आपके पास एक पीस है ग्लास का, आप उस ग्लास के पीस को अगर आधा भी कर दोगे या उसका साइज डबल कर दोगे, वेल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है। वो उतनी ही स्पीड से लाइट पास करेगी ग्लास में से, इरिस्पेक्टिव कि आपने उसका साइज बड़ा लिया है या छोटा लिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी बनेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी एंड डी, राइट? तो टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रेजिस्टेंस एंड हीट कैपेसिटी। IIT 2010 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? आई होप आप लोगों को रिवाइज या याद हो गया होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होंगी जो कि अमाउंट ऑफ द सिस्टम, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंडेंट है, जैसे कि मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। तो हीट कैपेसिटी यहाँ पे चॉइसेस में भी गिवन है, तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? अगेन, जिन बच्चों ने कंप्लीट कोर्स नहीं देखा है वो इस टर्म को भी नहीं जानते हो, बट बाकी के क्लास 12th के स्टूडेंट्स सबको जानते हो। तो हीट कैपेसिटी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अभी बता देती हूँ कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी, अगर आपके पास सपोजिटली वाटर है, ठीक है, आपने एक बकेट में वाटर को लिया, आपने उस बकेट ऑफ वाटर का जो भी टेम्परेचर है, मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, अगर उस वाटर का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना, ठीक है, 20 डिग्री पे था, उसने उसको 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर करना है, उसके लिए आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उस पानी को गर्म करोगे, हीट करोगे, तो आप उसको कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट? तो वो जो एनर्जी आपने सप्लाई की टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बकेट ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब अगर एक बकेट में पानी होगा तो ऑब्वियसली उसको आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर होगा तो उसको कम हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर हमारे पास सेपरेट पार्ट्स में सिस्टम को हम डिवाइड कराया हुआ हो और उन सब पार्ट्स की प्रॉपर्टी को हम ऐड कर दें तो वेल हमें उस टोटल सिस्टम की जो वो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू मिलेगी। मीनिंग क्या है कि सपोजिटली आपके पास एक रूम है, ठीक है, ये रूम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और इक्वल हाफ्स है ये रूम के, चलो मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम V/2 है, इसका वॉल्यूम भी V/2 है, तो टोटल इस रूम का वॉल्यूम कितना होगा? V/2 प्लस V/2, दैट मीन्स इट विल बी V। अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी तो ये V/4 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 हो जाएंगे। सम टोटल करोगे तो अगेन वॉल्यूम ऑफ द रूम V आएगा। तो सम टोटल जितने भी हिस्सों में आपने डिवाइड किया है वो प्रॉपर्टी को आप सम टोटल करोगे तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम भी मिल जाएगा। तो दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बाकी के जो टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि एक्सटेंसिव हैं या इंटेंसिव हैं। तो सबसे पहले है मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी अगेन इसको आप स्टडी करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में। तो मोलर कंडक्टिविटी हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं कि अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, राइट, तो वो कितनी उसकी कंडक्टिविटी है, वेल वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वो उसकी कंडक्टिविटी है। और अगर हमने 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी। इसका मतलब है कंडक्टिविटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो वेल दिस विल गिव अस मोलर कंडक्टिविटी। और आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर आपके पास कभी भी
कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, जिसे पर मोल, पर ग्राम, पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे एक्सप्रेस किया हो, तो वो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी कि कितना मास प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, मगर जब हमने इसको मोलर कंडक्टिविटी कहा तो वेल वो पर मोल हो गया, तो हमने अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए वो क्या बन जाएगी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मगर अगर मैं इसको कहूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी, तो उस केस में क्या होगा, वेल ये अगेन हम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को स्पेसिफाई कर देंगे। मोलर हीट कैपेसिटी में हीट कैपेसिटी पर मोल और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हीट कैपेसिटी पर ग्राम। तो अगेन हमने अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को फिक्स कर दिया, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप याद रख सकते हो वो ये है कि आपके पास अगर कोई भी दो प्रॉपर्टीज हो जो एक्सटेंसिव हो, उनका अगर आप रेशो लोगे, जैसे कि डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, या स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट मास, ये इंटेंसिव बन जाएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऑलराइट, सो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी हमने डिस्कस कर लिया कि ये है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बाकी ये दोनों रहेगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप फिजिक्स में स्टडी करते हो, विच इज वोल्टेज क्रिएटेड बाय अ बैटरी और अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको आप बेटर फिजिक्स में ही समझोगे, बट एसेंशियली वो होगा एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। अगेन कुछ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हम फिक्स कर रहे हैं पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज करके, इसलिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दिस विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगेन नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस। तो ये भी आप ज्यादा फिजिक्स में ही स्टडी करते हो, बट स्टिल अगेन रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो अगर आपके पास एक वायर है, उसकी आपके पास एक लेंथ अगर आप इंक्रीज कर दोगे, तो वेल उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। अगर आप उसका वायर का एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसलिए अगेन ये किस पे डिपेंडेंट है, ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। रेजिस्टेंस एंड हीट कैपेसिटी दे बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्लीज इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखिएगा। आईआईटी में आए हुए 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैचिंग क्वेश्चन है, जो कि मैंने सिर्फ अपने टॉपिक जो कि हमने पहले 9 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से उन मैचिंग क्वेश्चंस में से पिक किए थे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आपको कंपेयर क्या करना था, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोलेटेड सिस्टम एंड आइसोथर्मल चेंज विद दीज कॉलम 2। तो सबसे पहले पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट होती हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट कि वो प्रोसेस किस पाथ से हो रहा है। और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो कि पाथ ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट नहीं है। तो पाथ फंक्शन का हमारे पास एग्जांपल है वर्क का, हीट का। सो दीज आर पाथ फंक्शंस। सो हमारे पास फर्स्ट की जो ऑप्शन बनेगी दैट विल बी सी ऑप्शन। स्टेट फंक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सो दीज आर स्टेट फंक्शन जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। सो सेकंड की जो चॉइस बनेगी दैट विल बी ई चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की थी कि क्या होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस। वहां पे हमने स्टडी किया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पे बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता। सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और आइसोथर्मल चेंज वो चेंज है जिसके अंदर टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। इसका मतलब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हम थर्मोडायनेमिक्स में जब स्टडी करते हैं तो हम एक आइडियल गैसियस सिस्टम को स्टडी करते हैं, और एक आइडियल गैसियस सिस्टम
टर्म के लिए आपको ये याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, एक आइसोथर्मल चेंज होगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा टी इज 0 एंड डेल्टा यू विल ऑल्सो बी 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस बनेंगी दैट विल बी 1C, 2E, 3D, 4A एंड 5B. Okay, I hope this is clear. Next question, the pressure volume work for an ideal gas this can be calculated by using the expression work is equal to P external into dV, integrating it from the limits Vi to Vf with a negative sign. राइट तो ये फॉर्मूला है, आपको एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा, ये जनरल फॉर्मूला है फॉर वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी याद होना चाहिए कि वर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द पीवी प्लॉट बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स। ठीक है, अब हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए दो प्रोसेसेस हैं, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उनके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, गैस की एक्सपेंशन हो सकती है, गैस की कंप्रेशन हो सकती है। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में पूछा है दैट इज आइडियल गैस की कंप्रेशन रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम Vi टू Vf। तो आपको एक रिवर्सिबल पीवी वर्क की एक्सप्रेशन भी याद होनी चाहिए, इरिवर्सिबल पीवी वर्क का एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए, और ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। राइट, तो अब आपको पीवी डायग्राम को यूज करते हुए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्क रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या रिलेशनशिप है जबकि एक गैस को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो हम प्लॉट देखते हैं। सबसे पहले आप इस प्लॉट में देख सकते हो कि हमारे पास एक पीवी डायग्राम है, V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा थी, फाइनल वॉल्यूम कम है, गैस की कंप्रेशन हुई। और क्योंकि यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो प्रेशर PI है और PF है, ये PI कम है देन PF, तो इसका मतलब है कि हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है, इसकी वजह से गैस की कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम एकदम से इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर पे जाते हैं, एकदम से प्रेशर को बढ़ा दिया हमने, एकदम से प्रेशर को बढ़ा दिया, और उसके बाद जो वॉल्यूम है V इनिशियल से V फाइनल पे जाएगी अगेंस्ट दिस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। राइट, अब इसलिए जो पीवी डायग्राम है वो क्या होगा, वर्क विल बी P इंटू डेल्टा V। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास ये एरिया जो कि आप इसमें कलर देख सकते हो, दिस इज इरिवर्सिबल वर्क। Whereas रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि एकदम से P इनिशियल से P फाइनल प्रेशर नहीं आएगा, वो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में धीरे धीरे प्रेशर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा और फाइनल प्रेशर आएगा, और धीरे धीरे वॉल्यूम भी है वो कम होती रहेगी। तो हमारे पास उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो अब एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव अस वर्क फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। राइट, सो हमारे पास अगर हम इसको ये एरिया को कलर कर दें जो कि इस हमने ड्रॉ किया है, ये आएगा वर्क रिवर्सिबल फॉर द कंप्रेशन। दिस इज वर्क रिवर्सिबल एंड दिस इज वर्क इरिवर्सिबल। तो आप देख सकते हो कि कंप्रेशन अगर हम करेंगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन इज मोर देन द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बी ऑप्शन। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली आपको ये भी याद रखना है कि एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है। सो हम उसको भी यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ ही रिवाइज कर लेते हैं। सो एक्सपेंशन प्रोसेस में वेल क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस में अगर हम ऑलराइट, अगर हम एक्सपेंशन प्रोसेस करेंगे तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वेल उसके लिए हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही ग्राफ आएगा। तो वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, उसमें दोनों का जो प्लॉट रहेगा वो सेम रहेगा, जो एरिया आएगा वो सेम आएगा, सिर्फ साइन का फर्क होगा बिकॉज ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सो ये वाला एरिया बनेगा वर्क रिवर्सिबल फॉर द एक्सपेंशन प्रोसेस ऑल्सो।
ठीक है। मगर अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल प्रेशर ज्यादा है, फाइनल प्रेशर कम है। एकदम से इनिशियल से हम प्रेशर को कम करते हुए फाइनल प्रेशर पे पहुंचेंगे और उस प्रेशर पे ही वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा। सो यहाँ पे जो रेड एरिया है कंप्लीट ब्लू वाला पोर्शन को इंक्लूड करते हुए वो हो जाएगा वर्क डन इन द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये वाला एरिया। इसका मतलब क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपेंशन में वर्क डन इज गोइंग टू बी मोर इन कंपैरिजन टू द इरिवर्सिबल प्रोसेस। इससे ऑपोजिट, यहाँ पे इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा है, यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क ज्यादा है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है कंसेप्ट में तो प्लीज आप हमारा डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। वहां पे स्टेप बाय स्टेप हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपके कंसेप्ट में कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहे, हर एक चीज क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस द वर्क ऑफ द रिवर्सिबल expansion under the isothermal conditions, this can be given by using the expression W is equal to minus nRT natural log of Vf by Vi। और साथ ही में यहाँ पे ये भी याद रखना कि अगर प्रेशर गिवन हो तो दैट विल बी Pi over Pf। ठीक है। सो सिर्फ उसमें फर्क पड़ेगा। अब ये हमारे पास एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस है। ओके अब क्वेश्चन गिवन क्या है? क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास एक सैंपल है containing 1 mole of an ideal gas expanded isothermally and reversibly to 10 times of its original volume in two separate experiments। एक एक्सपेरिमेंट 300 केल्विन पे, दूसरा एक्सपेरिमेंट 600 केल्विन पे। हमें बताना है उसमें रिलेशनशिप क्या है और साथ ही में डेल्टा यू दिस इज इक्वल टू 0 इन बोथ केसेस। वन ऑफ द ऑप्शन ये है। और ये अगेन एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था जो कि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि दिस इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। तो आपको इसमें से करेक्ट चॉइसेस बताने हैं। अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो एनीवेज फॉर्मूला गिवन है, सो दैट इज इजी। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूलाज याद है। अगर नहीं याद है तो आपको इन्हें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइन। सो हमारे पास जो वर्क डन है उसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 600 केल्विन पे, दैट विल बी 1 मोल ऑफ द गैस इनटू आर टेम्परेचर इज 600 केल्विन, वॉल्यूम इज 10 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम, सो वी फाइनल इज 10 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, सो 10/1। और वर्क 300, सिर्फ फर्क क्या होगा? टेम्परेचर का। तो अगर आप इन दोनों की रेशियो लोगे तो 600/300 आएगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। सो दैट विल कम एज 2। इसका मतलब है कि वर्क डन एट 600 केल्विन इज ट्वाइस द वर्क डन एट 300 केल्विन। ओके अब नेक्स्ट एक चॉइस जो रह गई है वो है डेल्टा यू इक्वल टू 0। क्या ये होगा या नहीं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक आइसोथर्मल कंडीशंस होंगी तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी इज 0, कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा ऑफ अ सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी चेंज नहीं करेगी फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है। तो इसलिए डेल्टा यू विल बी 0। सो सी एंड डी दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। Next question, pressure volume work by an ideal gaseous system at constant volume is dash, where E is the internal energy of the system. Choices given है delta P by P, 0, V delta P and minus delta E. So minus delta E, this is the change in internal energy. West Bengal JEE 2013 का ये क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क बाय एन आइडियल गैसियस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सब प्रोसेसेस में आपको आना चाहिए। ठीक है। सो आई होप आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। एक क्वेश्चन और है जिसमें हम इस कंसेप्ट को कंप्लीटली भी डिस्कस करेंगे। फाइन। तो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वी दिस इज 0 और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। सो अगर डेल्टा वी 0 है तो पी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वर्क विल बी 0। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे? दैट विल बी बी चॉइस।
Question number 9. A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml at constant temperature of 37 degrees Celsius. As it does so, it absorbs 208 joules of heat. The values of Q and W for the process will be R equal to 8.314 joules per mole Kelvin and natural log of 7.5 is 2.01. ठीक है, तो जो हमारे पे चॉइसेस गिवन है वो है Q और W प्लस 208 joules. Q is plus and W is minus 208 joules. Q is also minus and W is also minus 208 joules. And D choices Q is minus and W is plus 208 joules. और ये क्वेश्चन गिवन है 2013 के JEE मेंस एग्जामिनेशन का, राइट। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, वेल वर्क डन ढूंढना है, वर्क डन इन द रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो उसका फॉर्मूला आई होप आप सब लोगों को याद है। वेल क्या फॉर्मूला है, माइनस NRT नेचुरल लॉग ऑफ VF ओवर VI, क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए हम इसको माइनस NRT लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करोगे, नेचुरल लॉग ऑफ 375/50 दिस इज 7.5, जिसकी आप वैल्यू ये पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो वेल ये आंसर आएगा माइनस 208 जूल्स। दूसरी तरफ आपको साथ में क्या गिवन है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड। हीट एब्सॉर्ब्ड के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस साइन, राइट। जब भी हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम दैट विल बी प्लस साइन, हीट इवॉल्विंग आउट ऑफ द सिस्टम दैट विल बी अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इसका मतलब है Q का साइन क्या होगा, प्लस 208 जूल्स। और अगर आप ऑप्शन देखोगे प्लस और वर्क माइनस, वेल इसका जो आंसर बनेगा वो है बी ऑप्शन। मगर यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंटली याद रखना है वो ये है कि वेल वर्क का ये फॉर्मूला पुट करके इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करने में आप काफी सारा टाइम लगाएंगे, राइट। काफी सारा टाइम लगेगा जो कि आप सेव कर सकते हो। क्यों सेव कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, वेल यहाँ पे गिवन है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है आइसोथर्मल कंडीशंस डेल्टा T इज 0, और जब डेल्टा T 0 होगा तो आप ये भी जानते हो अब कि इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 होगा, तो डेल्टा U इज 0। Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि हीट इज एब्सॉर्ब्ड, सो Q इज गोइंग टू बी प्लस 208 जूल्स। यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगा सकते हो, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। वैल्यू पुट करोगे तो वेल जो वर्क की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस 208 जूल्स। एक्चुअली आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते थे, आपको उसमें कोई भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं थी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा U 0 आएगा, क्यू की वैल्यू दिख रही है कि प्लस 208 जूल्स है एंड वर्क विल बी माइनस ऑफ Q, सो दैट विल बी प्लस 208 जूल्स। सो करेक्ट ऑप्शन, सॉरी माइनस 208 जूल्स, सो करेक्ट ऑप्शन। Next question, delta U, this is equal to isobaric work, adiabatic work, isothermal work, isochoric work, JEE Mains 2017 का question। तो यहाँ पे आपको सारे ये चारों processes के अंदर क्या चीज कांस्टेंट रहती है, क्या चेंज नहीं होती है वो मालूम होना चाहिए, और साथ ही में एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वहां से आपको बताना है कि किस प्रोसेस में डेल्टा U की वैल्यू वर्क डन के बराबर आएगी। सबसे पहले आइसोबारिक वर्क, तो आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सो वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज आइसोबारिक वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा यू फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q प्लस W के बराबर, वर्क माइनस पी डेल्टा वी प्लस Q, यहां से हमें मिलेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क के बराबर नहीं है, Q प्लस W के बराबर है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है एडियाबेटिक वर्क, तो एडियाबेटिक वर्क के लिए क्या होगा, हीट इज नॉट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, Q इज 0, राइट। अब Q 0 है, इसका मतलब है जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, Q 0 तो डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क। सो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क, सो ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मगर बाकियों को भी जल्दी से देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा T विल बी 0, डेल्टा T जब 0 होगा तो वेल चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, सो डेल्टा U विल बी 0, नॉट इक्वल टू द आइसोथर्मल वर्क, ठीक है। और डी चॉइस में क्या है, आइसोकोरिक वर्क, आइसोकोरिक वर्क में डेल्टा V दिस विल बी 0, डेल्टा V 0 होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा V, दैट विल बी ऑल्सो 0।
सो वर्क ही जीरो हो जाएगा, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सो आई होप अब आप लोगों को से क्लियर हो गया, और यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आई वो क्या आई, बी चॉइस। Next question, under isothermal condition, a gas expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is where 1 liter bar, this is equal to 100 joules. Choices हैं 5 kilojoules, 25 joules, 30 joules, minus 30 joules और NEET 2019 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है जब कांस्टेंट प्रेशर होता है दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वेल आई होप आप लोगों को याद है। वैल्यूज पुट करेंगे जल्दी से। V1 हमें गिवन है 0.1 लीटर, V2 0.25 लीटर, P एक्सटर्नल इज 2 बार, वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी और V2 माइनस V1। वैल्यूज को पुट करोगे यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 0.3 लीटर बार, और 1 लीटर बार दिस इज इक्वल टू 100 जूल्स, तो 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा माइनस 30 जूल्स। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या बन गई, डी चॉइस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको वर्क डन in the reversible process, work done in the irreversible process, work done for the isothermal process, ये सब फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए, उनकी बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट ओडिशा 2019। अगेन ओडिशा का ये पेपर नीट का 2019 में एक एडिशनल पेपर हुआ था, क्योंकि वहां पे कुछ फ्लड कंडीशंस थे तो सेपरेटली ये पेपर हुआ था। तो क्वेश्चन सिमिलर सा ही है एक्सेप्ट की वैल्यूज में, यूनिट्स में कुछ डिफरेंस है। सो वी हैव एन आइडियल गैस एक्सपैंडिंग आइसोथर्मली फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब टू 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 Kelvin अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वर्क डन बाय द गैस विल बी plus 270 kilojoules minus 900 joules plus 900 kilojoules minus 900 kilojoules। तो अगेन फॉर्मूला सेम ही रहेगा, हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करेंगे और वर्क होगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी और V2 माइनस V1। वैल्यूज पुट करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा, वेल दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस 900 न्यूटन मीटर एंड न्यूटन मीटर दिस इज इक्वल टू जूल्स। सो ये आंसर आया माइनस 900 जूल्स। प्लीज यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे ही जनरली आप गलती करेंगे। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा बनेगा, बी चॉइस। Next question, an ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar. The work done by the gas in kilojoules is minus 9 kilojoules, 0.9 kilojoules with a negative sign, minus 2 kilojoules plus 10 kilojoules. JEE Mains April 2019। I hope आप लोगों को इस फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। नीट में, जेई मेंस में बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो अगेन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क विल बी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। वैल्यूज को पुट करेंगे, पी एक्सटर्नल इज 1 बार, वॉल्यूम इज 10 माइनस 1। सो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, वेल बार लीटर में आएगा। हमें यहाँ पे आंसर वर्क डन किस में ढूंढना है, किलो जूल्स में। इसका मतलब है वेल आपको इसको SI नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 बार विल बी इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स एंड लीटर दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे दिस विल कम एज माइनस 0.9 किलो जूल्स एंड द करेक्ट आंसर बिकम्स बी चॉइस। So question number 14, JEE Mains April 2019. Which of the following equations does not correctly represent the first law of thermodynamics for the given process involving an ideal gas? Assume non-expansion work to be 0. Adiabatic process delta U will be equal to minus W. Isochoric process delta U is equal to Q. Cyclic process Q is equal to minus W. Isothermal process Q is equal to minus W. तो कुछ चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे हमने अप्लाई करके इनको ढूंढना है।
तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U माइनस W और डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर होगा, माइनस W के बराबर नहीं होगा। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया, बट बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा V 0 है, अभी हमने डिस्कस किया, और डेल्टा V अगर 0 होगा तो वर्क विल बी 0, सो डेल्टा U दिस विल बी इक्वल टू Q। राइट, सो ये क्या है, करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम है। तो ऐसे प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं, चाहे वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है या इंटरनल एनर्जी है, उन सब की जो चेंज होगी, डेल्टा T, डेल्टा V, डेल्टा P या डेल्टा U, ऑल ऑफ दीज विल बी 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम दे आर सेम। सो डेल्टा U अगर 0 है तो Q विल बी इक्वल टू माइनस W, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर डेल्टा T इज 0, डेल्टा T अगर 0 है तो अगेन फॉर आइडियल गैस डेल्टा U विल बी 0, so Q will be equal to minus W, so this is also correctly matched. तो correct option क्या बनेगा, A choice. Next question, during the compression of a spring, the work done is 10 kilojoules and 2 kilojoules of heat escape to the surrounding as heat. The change in internal energy delta U in kilojoules is 812 minus 12 minus 8 kilojoules. JEE means April 2019 का ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास अगेन क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, क्योंकि वर्क इज डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ अ गैस। कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एक्सपेंशन में इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए साइन क्या होगा, प्लस साइन, सो ये बनेगा प्लस 10 किलो जूल्स। एंड हीट इज एस्केपिंग, हीट बाहर जा रही है सिस्टम में, सो उसके लिए साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन, सो दिस विल बी माइनस 2 किलो जूल्स। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगेन अप्लाई करना है, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस 2 प्लस 10, वैल्यू आएगी 8 किलो जूल्स। तो 8 kilojoules is the change in internal energy. So correct answer क्या बनेगा, A choice. So last question आज क्या इस टेस्ट का क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस that undergoes a reversible expansion along the path ABC shown in the figure is, तो ABC ये है, इसमें आपको वर्क बताना है इन द रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो वर्क क्या होगा, वेल आई होप आप सब लोगों को याद है अब अच्छे से कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE मेंस जनवरी 2020 में। तो वेल वर्क डन क्या होने वाला है, work done is going to be equal to minus 1 by 2 into 6 plus 10 into 6 which will be 48 joules. तो I hope आप लोगों को ये मालूम है ये कैसे आया। well, ये आया कि हमें जो वर्क डन है वो एरिया अंडर दिस ग्राफ बताना है, और ये जो ग्राफ है ये क्या है, वेल ये एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला एरिया का, आई होप आप लोगों ने जो 9th 10th में स्टडी किया हुआ है वो आप लोगों को याद है कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका आपको सम करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है विद द हाइट एंड डिवाइड दैट बाय 2। सो यहाँ पे जो हाइट है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, 2 गिवन है, सो प्लीज इसकी गलती नहीं कीजिएगा। सो 8 minus 2 इज गोइंग टू बी 6। ए बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 8 minus 2 दैट विल बी 6, और यहाँ पे ए वाली जो लेंथ है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10। सो 10 plus 6 into 6 divided by 2 this is going to be equal to 48 joules. सो आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपने इस लेक्चर में से बहुत कुछ गेन किया, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपने उनको सॉल्व करना है, और साथ ही में कैसे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते कंसेप्ट्स को हमने रिवाइज भी कर लिया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।